महासचिव जी नवनिर्वाचित संसद को शपथ ग्रहण करवाया गया। अरे क्या बोला उत्तम कुमार जी हरियाणा क्षेत्र हिरान जिले से निर्वाचित हुए हैं। उन्हें शपथ अभियान में आमंत्रित किया जा रहा है। ओए परवा आप किस भाषा में शपथ ग्रहण करना चाहेंगे? I, Uttam Kumar Sahu, having been elected a member of the lower house of the youth parliament, do swear in the name of God that I will bear true faith to the Constitution of India or by law, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. Jai Hind. ठीक बना शेयर नहीं सीधेगा माननीय संसद, क्योंकि आज हम सभी एक लंबी अवधि के बाद मिल रहे हैं, तो मेरा यह कर्तव्य बनता है कि मैं आप सभी के साथ यह दुखद समाचार साझा करूं कि हर संगीत प्रेमी के हृदय में निवास करने वाली स्वर कोकिला भारत रत्न लता मंगेशकर का निधन हृदय विदारक है। यह संपूर्ण कला जगत के लिए अपूर्णीय क्षति है। ईश्वर दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे। मैं प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करता हूँ कि लता दीदी जी के बारे में दो शब्द व्यक्त करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा समर्पित सुश्री लता मंगेशकर जी की श्रद्धांजलि में अपने आप को और अपने पक्ष के सभी नेताओं को सम्मिलित करता हूँ। लता मंगेशकर जी संगीत जगत की एक महान हस्ती थी, परंतु बड़े ही दुर्भाग्यपूर्ण रूप से भूतकाल में उनका निधन हो गया। आज भले ही लता मंगेशकर जी हमारे मध्य मौजूद नहीं है, लेकिन उनके स्वर और उनके गीत सदा हमारे हृदय में निवास करेंगे। इसी के साथ मैं उनकी आत्मा की शांति के लिए अपने पक्ष के सभी नेताओं की तरफ से ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। अब मैं माननीय जी से अनुरोध करता हूँ इसलिए बोले उससे वीडियो बना फोटो ले श्रीमान, मैं आपको एवं सदन के नेता के द्वारा अर्पित की गई श्रद्धांजलि में मैं आपकी ओर से विपक्ष के सभी सदस्यों का सहयोग करता हूँ। दूसरी लता उधर से इधर क्या कर रही है? स्वर कोकिला भारत रत्न लता जी का निधन बहुत ही दुखद है। पुण्यात्मा को मेरी भावभीनी श्रद्धांजलि। उनका जाना हमारे देश के लिए और पूरे संगीत जगत के लिए अपूर्णीय क्षति है। वे सभी संगीत साधकों के लिए सदैव प्रेरणा थी। धन्यवाद। माननीय संसद, अपना गहरा शोक प्रकट करने के लिए कुछ क्षणों के लिए मौन खड़े हो जाए। हाँ सचिव जी, यह शोक संदेश उनके परिवार को भेज दिया जाए। अध्यक्ष महोदय जी, ये शोक संदेश उनके परिवार को भेज दिया जाएगा। महासचिव जी, आज की प्रश्न सूची और आज के एजेंडाओं को सारे सभा संसदों में वितरित कर दी जाए। ऐसा लग रहा है पी क्या है, ऐसे डर लगा। क्वेश्चन नंबर स्टार्ट नाउ। क्वेश्चन नंबर 201, सोनू यादव।
आपने हमें अब 2 शब्द बोलने का अवसर दिया, इसके लिए धन्यवाद। मैं आपके माध्यम से आज खाद्य मंत्री जी से महंगाई के विषय में प्रश्न करना चाहता हूँ। आज चारों तरफ जनता महंगाई से परेशान और त्रस्त है। आपके पूर्व की सरकार में यदि गैस का मूल्य 20 रुपए बढ़ जाता था तो आप सभी सदस्य सर पर सिलेंडर लेकर धरने में बैठ जाते थे। आज आपके सरकार में सिलेंडर दाम 600 रुपए से बढ़कर 1200 रुपए का हो गया है और अन्य खाद्य वस्तुओं की बात ही छोड़ दीजिए महोदय, दाल सब्जी इत्यादि का मूल्य इस कदर बढ़ गया है कि अब आम जनता की पहुंच से निकलता जा रहा है और इस महंगाई को झेल नहीं पा रही है। दाल 120 रुपया हो गया है महोदय, टमाटर 50 रुपया हो गया है। क्या यही है इनका सुखद दिन का नारा जो इन्होंने लगा तो पूरे देश की जनता को भ्रमित किया? मेरा सीधा सा प्रश्न है महोदय कि जिनके हाथों में हर वक्त छाले रहते हैं, आवाज उंगली के दम पर आज महल वाले रहते हैं। महोदय, आज गरीब महंगाई के बोझ तले खड़ा रहा है। अब गरीब बताइए कब करेंगे? क्या उस गरीब के आंखों में आंसू है? क्या उसके सुखद दिन का है? बस ये बात बताने कैसे करें? खाद्य मंत्री जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से आज न केवल अपने विपक्ष को उत्तर देना चाहता हूँ बल्कि पूरी देश की जनता के साथ एक संवाद स्थापित करने जा रहे हैं। आज विपक्ष की ओर से जो सवाल पूछा गया है वो बहुत ही प्रासंगिक और महत्वपूर्ण है, परंतु इस सवाल में राजनीतिक मसला ना मिलाया जाए तो और अच्छा है। महोदय, आज महंगाई केवल हमारे देश में नहीं बल्कि पूरे विश्व में, और क्या इन्हें पता है हमारे पड़ोसी देशों की दशा इससे भी दयनीय है। पाकिस्तान में एक लीटर चावल का मूल्य वो भी सामान्य श्रेणी का 100 रुपए का बिक रहा है और चीनी का मूल्य तो 130 रुपया हो गया है। महोदय, खाद्यान्न के अभाव और महामारी के मान ने अर्थव्यवस्था को काफी प्रभावित किया है। महोदय, इनसे कोई भी प्रश्न किया जाए तो पाकिस्तान एवं बांग्लादेश और अन्य देशों को बर्बाद देते हैं और खुद का मुंह बचा के निकल जाते हैं। ऐसा कैसा चलेगा? महोदय, हमारे बुजुर्ग की कई बात हमारे विपक्ष के सभी नेताओं पर बिल्कुल फिट बैठती है। चिकने घड़े पर पानी नहीं ठहरता। उनकी हालत यह है कि सदन में हंगामा होना ही चाहिए। बस स्वाभाविक भी है, इतने दिनों का चुनाव चला गया और कहावत मशहूर है कि सियाई मिली खपा नोचे। इनसे इतना अनुरोध करता हूँ कि मेरा विरोध भी करे तो तथ्यात्मक तर्क दे। पूरी देश की जनता को पता है कि कोरोना काल में अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ा, बाजार भी खुल नहीं पाए। इसी कारण मैंने अपने पड़ोसी देशों से तुलना की क्योंकि वहाँ से भारत की स्थिति अच्छी है। महोदय, प्राकृतिक आपदाओं से भी खाद्यान्न की समस्या होगी। जैसे इस वर्ष इतनी अधिक गर्मी पड़ी कि कुछ राज्यों में सूखा पड़ गया, फिर वर्षा के समय इतनी अधिक वर्षा हो गई कि बाढ़ जैसी भी समस्या आ गई। हमने इतनी सारी समस्या होने के बावजूद भी 3100 करोड़ रुपए से 21 महीने तक पूरी देश की जनता में मुफ्त राशन बांटने का कार्य किया। यह कोई छोटी बात नहीं है महोदय। पर आपने क्या किया महोदय? आपको जान के आश्चर्य होगा, जो नेता कर रहे थे उन्हीं के मित्र के घर से राजस्व विभाग ने कल ही कागजात बरामद किया, जिसमें से यह सामने आया कि कुछ राज्यों के कई गरीब किसानों के 135 हेक्टेयर जमीन पर गैर कानूनी कब्जा किया गया है। और मैं सदन को यह भी बताना चाहता हूँ कि यह घोटाला 495 करोड़ रुपया घोटाला है। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूँ कि हमारी सरकार तो प्रयास कर रही है जनता को और हाथ कैसे दी जा सके, परंतु विपक्ष को भी याद रखते हैं कि उसकी घोटालाबाजी और गरीब विरोधी प्रवृत्तियां अब भी बताती हैं कि 50 साल विपक्ष में रहेंगे। धन्यवाद महोदय। इस शिक्षक का उत्तर का सवाल करता हूं। क्वेश्चन नंबर 202 आर्यन कुमार राय। अध्यक्ष महोदय जी को धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया। मेरा प्रश्न शिक्षा मंत्री, और यह प्रश्न बड़ा संवेदनशील प्रश्न है क्योंकि आज सरकार देश को विश्व की चौथी शक्ति के रूप में प्रस्तुत करती है, लेकिन
क्या यह सदन जानती है कि देश में 12 करोड़ बच्चे ऐसे भी हैं जिन्हें प्राथमिक शिक्षा तक प्राप्त नहीं हो पाई है? क्या ऐसे बने हुए सभी कल ही एक राज्य में एक ऐसी घटना सामने आई जिसमें निम्न जाति के होने पर एक गरीब बच्चे को स्कूल में पानी तक नहीं पीने दिया गया, जिसमें सब पानी तक नहीं पीने दिया गया और कौन था वो? ओए कौन था? मैम, तो मैम है यार। उच्च शिक्षा में असफल छात्र 12% हो गया, इसमें सरकार चुप क्यों है? क्या आखिर रात जोड़ो बोल रहा। माजी मंत्री पैर दर्द देने लग रहा भाई। शिक्षा मंत्री माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से अपने विपक्ष में किए गए प्रश्नों का उत्तर देना चाहता हूँ। महोदय, ये पीड़ादायक विषय कि हमारे देश में आज भी जातिवाद है, जिसमें एक राज्य का बच्चा निम्न जाति के होने के कारण स्कूल में पानी तक नहीं पीने दिया गया। परंतु प्रश्न उठता है कि हमारे देश के लोगों को इस प्रकार जातियों में तोड़ना कौन है? मैं ये बताना चाहता हूँ, हमारे देश के लोगों को जाति में तोड़ने वाले लोग आज इसी सभागार में उपस्थित है, जिनकी शायद एक सदस्यों की पार्टी है, जो वोट के ठीक पहले कुत्ते की तरह खूब आते हैं और इस प्रकार की बातें करते हैं, जिनसे लोग आपस में लड़ते हैं और हिंसा होती है। हम फिर भी इसके निराकरण के लिए ठीक ही कुछ कानून लाने पर चर्चा करें। अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे इस विषय पर कमेटी गठन करने का आदेश दे दें। अध्यक्ष महोदय, बच्चे को स्कूल में पानी तक नहीं पीने दिया गया, अब उस मामले में राज्य सरकार से रिपोर्ट देने का आदेश दे चुके हैं, क्योंकि वह विद्यालय राज्य सरकार का है। अध्यक्ष महोदय, बीच में अध्यक्ष महोदय जी, इधर उधर जा रहे थे। हमारे कुछ नेताओं से एक शिकायत है कि ये विध्वंस वाली राजनीति बनकर जनता को भ्रांति का उत्पाद न फैलाएं। ये लोग सदन में जो करना है वही बोल देते हैं, एक बार सोचते भी नहीं। कल ही नीति आयोग का डाटा आया है, इसमें स्पष्ट रूप से लिखाया गया है कि देश में केवल 12 लाख ही ऐसे बच्चे हैं जो प्राथमिक शिक्षा से दूर है, जिसका कारण व्यक्तिगत बताया गया है। अध्यक्ष महोदय जी, आपको जानकर आश्चर्य हुआ कि उन 12 लाख बच्चों में से 10 लाख बच्चे ऐसे हैं जो वे प्रदेश से हैं जहाँ इनकी या इनके साथियों की सरकार है। अब तो सवाल आपकी नियत में खड़ा होता है कि आप बच्चों के भविष्य का क्या कर रहे हैं? महोदय, यह कोई भी बात को बोल करके टाल दिया। यह तो महामारी चल के स्कूल ने क्या किया? कोरोना काल में ऑनलाइन शिक्षा व्यवस्था में पढ़ाई का प्रभाव पड़ा है, जिसमें कोरोना काल में ऑनलाइन शिक्षा में पढ़ाई का प्रभाव पड़ा है। कुछ क्षेत्रों में इंटरनेट तक उपलब्ध नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, हम शीघ्र ही ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के समस्त पाठ्यक्रम भारतीय संविधान के 8वें अनुसूची में डाले जा रहे हैं। साथ ही ऑनलाइन पढ़ाई के लिए बच्चों को कोड बांटने का कार्य आरंभ हो चुका है। जो बच्चे 2021 और 22 में असफल हो गए, उन्हें एक और विशेष अवसर देकर परीक्षा कराने का कार्य समस्त विद्यालय में किया जा चुका है। मैं राज्य से अनुरोध करूंगा कि वे इस विषय पर चर्चा करें। अध्यक्ष महोदय जी, हमारे ऊपर से बैठे कुछ नेता जब भी किसी विश्वविद्यालय में जाते हैं, ठीक उसके 2-3 दिन बाद वहाँ से देश विरोधी की आवाजें बुलंद हो जाती है। ऐसा क्यों है? विपक्ष के नेता बच्चे को ऐसा क्या समझा देते हैं कि बच्चे देश की बुराई करने का नारा लगाना चाहते हैं? अध्यक्ष महोदय जी, ऐसा नहीं चलेगा। हमें इस पर भी ठोस कदम उठाने पर विचार करना। अध्यक्ष महोदय जी, देश में शिक्षा का विकास सभी के सहयोग से ही संभव है, ऐसा कहा भी गया है। अकेले हम बूंद है, मिल जाए तो सागर है। अध्यक्ष महोदय जी, अकेले हम बूंद है, मिल जाए तो सागर है। अकेले हम अल्फाज है, मिल जाए तो किताब है। अकेले हम पत्थर है, मिल जाए तो इमारत है। अकेले हम दुआ है, मिल जाए तो इबादत है। क्वेश्चन नंबर 203 प्रियंका। धन्यवाद माननीय महोदय कि आपने मुझे एक सदन में 2 शब्द बोलने का अवसर दिया। महोदय, मेरा प्रश्न रेल मंत्री जी से है कि जब 2017 में चुनाव पैदा चल रहा था, तब इनकी पार्टी के मैनिफेस्टो में बुलेट ट्रेन का एक आकर्षक वादा था। प्रधानमंत्री साहब ने तो बड़े जोर शोर से शिलान्यास किया था, लेकिन आज इस बुलेट को शुरू में 3 साल हो चुके हैं, लेकिन महोदय बुलेट ट्रेन है कहाँ?
क्या ये सिर्फ एक चुनावी झुंझुना था? रेल बन जाए तो खूब बीमार है। महोदय, मैं इस सदन में एक बात कहना चाहता हूँ कि एक सप्ताह पहले मुझे एक अजीब सी घटना सुनने को मिली थी। एक राज्य का एक स्टेशन है, वहां से गाड़ी संख्या 11463 सोमनाथ एक्सप्रेस जब पास हुई तो पूरा स्टेशन भड़बड़ा कर गिर गया। बहुत से लोग घायल भी हो गए। क्या इस तरह से आप लोगों की जान जो कि मैडम में बुलेट ट्रेन चलाएंगे मिनिस्टर साहब? महोदय, वर्ल्ड का स्टेशन ऐसे होते हैं क्या जहाँ लोगों की जान तो सुरक्षित नहीं है, न पीने का पानी है, न इस तरह से शौचालय है। लोग स्टेशनों के आसपास शौच करने के लिए बाध्य हो रहे हैं। स्टेशन नवीनीकरण के लिए आवंटित पैसे कहाँ गए? कोरोना काल से जो गाड़ियां बंद हुई उनमें से आधी अभी तक निरस्त है। वृद्धा लोगों की रियायत अभी तक बंद है, सब बंद है। महोदय, कुछ चल रहा है तो इनके मुंगेरी राज के हसीन सपने जो इन्होंने जनता को दिखाकर अपने लिए वोट आया था, सब मिल बांट कर रेल को बेच रहे हैं महोदय। लेकिन जवाब जनता सब जानती है। ये खेल कितने दिनों तक चलेगा मिनिस्टर साहब? देश की जनता को बताए। रेल मंत्री जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे विपक्षी नेता के द्वारा किया गया जो ये प्रश्न है यह उनके लिए काफी संवेदनशील एवं काफी महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है, पर इसी प्रश्न को अगर मेरे नजरिए से देखा जाए तो यह प्रश्न नहीं बल्कि एक आरोप है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपने विपक्ष नेता को उत्तर देने से पहले अपने कुछ बातों को सरकार में रखना चाहता हूँ। राजनीति से भी ऊपर उठे और हमारे साथ देश के विकास में कदम से कदम मिलाकर चल रहे एवं इस सभागार में होने वाली पूरी चर्चा इस देश के लोग, आम जनता जैसे दलित, गरीब, मजदूर एवं पिछड़े वर्ग के लोग देखेंगे तो इस हद तक झूठ बोलना सही नहीं है। पर इनमें इनकी कोई गलती नहीं है क्योंकि यह व्यक्ति शुरू से ही सुंदर हो सकती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस सभागार में आपके ध्यान को आकर्षित करते हुए कहना चाहता हूँ कि जब हम 2017 में सरकार में आए तब रेलवे प्रति वर्ष 2 करोड़ के घाटे में चल रही थी और सरकारी तंत्र पूरी तरीके से बिखर चुकी थी। रेलवे बोर्ड में बैठे बड़े रैंक के अफसर एवं अधिकारी अपने मनमानी करते हुए रेलवे बोर्ड द्वारा बनाए गए किसी भी नियम का पालन ढंग से नहीं हो पा रहा। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज रेलवे बोर्ड 750 करोड़ के फायदे में चल रहा है प्रति वर्ष और रेलवे अधिकारियों को भी निर्वाचित कर दिया गया है उनके पद के अनुसार। माननीय अध्यक्ष महोदय, इनके कार्यकाल में एवं हमारे कार्यकाल में किए गए कार्य के बड़े दायरे से ही साफ हो जाता है कि किसकी नीयत कैसी है और किसे है सत्ता का जनाब, आप हमें बार बार रोक रहे हैं और मैं कहना चाहता हूँ कि कुत्तों के सोचने से गांव के जानवर नहीं मरते। माननीय अध्यक्ष महोदय, जहाँ तक बात रह गई बुलेट ट्रेन की, वो 2 राज्यों के बीच चलने की बात हो रही है। एक राज्य में हमारी सरकार है, दूसरे राज्य में इनकी सरकार है। हमारे राज्य में अभी तक 99% तक की भूमि अधिग्रहण हो चुकी है बुलेट ट्रेन को चलाया जाने के, पर इनके राज्य में अभी तक 40% तक की भूमि अधिग्रहण नहीं हो पाई। यह तो देश के साथ बेईमानी की सारी हथेली बात है। तो हमसे प्रश्न ना करे और करे भी तो एक बार अपने आत्मा बुझा के क्या यह ठीक हो रहा है, खासकर क्या देश के विकास के हित में ठीक हो रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जब उस सरकार में आए थे तब अन्य स्टेशनों की तो बात छोड़ ही की जाए, हमारे राजधानी नई दिल्ली के स्टेशन में हालात इतने खराब थे कि प्लेटफॉर्म पर घास जमी हुई थी, स्वच्छता के नाम पर कुछ नहीं था। और आज भी वही सरकारें जब वर्ल्ड क्लास स्टेशनों को देखने जाती है तो राजनीति का चश्मा लगा कर जाती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे विपक्षी नेता ने अपने प्रश्न में दुर्घटना के बारे में उल्लेख किया तो मैं ये साफ करते हुए कहना चाहता हूँ कि उन्होंने जिस स्टेशन के बारे में कहा वह स्टेशन ट्रेनों को चलाए जाने के लिए सक्रिय पानी नहीं, उसे हम लोगों ने 1 महीने पहले ही विद्युत घोषित कर यात्रियों के यातायात पर पाबंदी लगा दी थी। पर शीघ्र प्रयास किया जा रहा है कि स्टेशन को यात्रियों के काबिल बनाया जाए और ट्रेनों को चलाया जाए।
माननीय अध्यक्ष महोदय, उन्होंने अपने प्रश्न में एक बात को काफी जोर देते हुए कहा, नवीनीकरण। तो मैं ये साफ करते हुए कहना चाहता हूँ कि जब हम सरकार में आए थे तब हमने 1200 स्टेशनों को चिन्हित किया था नवीनीकरण के लिए, और आज उसमें से 1000 स्टेशनों का नवीनीकरण हो चुका है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने बड़े से बड़े एवं छोटे से छोटे रेलवे लाइनों को रोड बैंक को नजर में न रखते हुए जनता की आवश्यकता अनुसार EMU ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है एवं इसमें प्रयास किया जा रहा है कि उन ट्रेनों को चलाया जाए और जनता को जितनी अधिक हो गंदा सके। चेयर है, गंदा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने अभी 4 महीने पहले ही वाराणसी के डिफेंस बलकर के स्टेशन का नवीनीकरण करा है, और नवीनीकरण हमने नहीं बल्कि प्रधानमंत्री एवं राष्ट्रपति जी के हाथों हुआ। उन्होंने नवीनीकरण का उद्घाटन किया एवं देश को समर्पित कर दिया। इतना सुंदर एवं इतना आकर्षक स्टेशन जो कि 1200 करोड़ के लागत में बनकर तैयार हुआ, मुझे कहते हुए काफी दुख हो रही है कि इन जैसे आंदोलनकारी के भेंट कर गया और कुछ ही दिनों के अंदर इतनी तीव्र हिंसा हुई, इतनी तीव्र क्रांति हुई कि रेलवे स्टेशन का तहस नहस कर दिया गया। रेलवे स्टेशन पे आग लगा दी गई, रेलवे पटरियां उखाड़ दी गई, बमबारी कर दी गई। अच्छा की बात तो यह है कि वहाँ रेलवे स्टेशन काउंटर को भी रोक दिए गए। माननीय अध्यक्ष महोदय, आंदोलन के नाम पर इतना गंदा थे हम नहीं कहते कि विध्वंसकारी का काम हमारा नहीं बल्कि इनका है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने सीनियर सिटीजन की रियायत पुनः शुरू करने का निर्णय लिया है एवं आगामी नवंबर महीने की 1 तारीख को सीनियर सिटीजन की रियायत पुनः शुरू हो जाएगी। और मैं अपने अंतिम शब्दों में यही कहना चाहता हूँ कि हम पर झूठे आरोप न लगाया जाए, क्योंकि वही आरोपी पत्थर जो हम पर फेंके जाएंगे उसी पत्थर को जोड़कर देश की उन्नति की सीढ़ी बनाएंगे और देश का ही विकास करेंगे। जय हिंद। नाइस। क्वेश्चन नंबर 204 मनीष यादव। अरे भाई मनीष, धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस तरह बोलने का अवसर दिया। मैं आज की सभा में हमारे देश के स्वास्थ्य विषय को गंभीर सवाल करूंगा। जिस प्रकार हम सभी जानते हैं 2020 में आई वैश्विक महामारी कोरोना के बाद, जिसके कारण देश के अर्थव्यवस्था पर ऐसा असर पड़ा कि देश अभी भी उस सदमे से बाहर नहीं आ पाया। अध्यक्ष महोदय, हम सभी को पता है कि देश में प्रथम कोरोना का संक्रमित मरीज 31 जनवरी 2020 को पाया गया था, परंतु सरकार ने उस समय कोई कदम नहीं उठाया। सरकार ने देश को उसका शिकार होने दिया। हमारे विपक्ष के मंत्री ने फरवरी महीने में सोशल मीडिया के द्वारा पूरे देश को कोरोना महामारी से आगाह कराया तथा उससे होने वाली हानि के बारे में बताया, परंतु उस समय यह सरकार सो रही थी, इसलिए उस महामारी का कोई आभास नहीं हुआ था। एक तरफ जनता उस महामारी से लड़ रही थी, जूझ रही थी, और हमारे प्रधानमंत्री जी बड़े और वैज्ञानिक तरीके से थाली बजाना, ताली बजाना, शंख बजाना तथा दिए जलाने को अनिवार्य किया था। क्या कोई वैज्ञानिक तरीका था? इसका जवाब दे। इनके इस कार्य करने की शैली को देखते हुए मेरे मन में 2 पंक्तियां आती हैं। अच्छे दिन का करके वादा, अध्यक्ष महोदय, अच्छे दिन का करके वादा खून के आंसू रुलाते हैं। अच्छे दिन का करके वादा खून के आंसू रुलाते हैं। कोरोना से मर रही थी जनता, कोरोना से मर रही थी जनता, और हमारे प्रधानमंत्री जी थाली शंख बजाते हैं। वाह नाइस। एक तरफ हमारे आंखों के साथ कोरोना का वो भयानक दृश्य था और हमारे प्रधानमंत्री जी देश को उत्सव मनाने के लिए प्रेरित कर रहे थे। अंततः मैं इसे यही सवाल करना चाहता हूँ कि क्या हमारे देश की सरकार इतनी कमजोर है, हमारा देश इतना कमजोर है कि महामारी के विरुद्ध हम सही समय पर कोई महत्वपूर्ण कदम नहीं ले सकते? इनकी लापरवाही की वजह से देश की ये स्थिति हुई, देश की आर्थिक व्यवस्था पर कितना असर पड़ा। मैं स्वास्थ्य मंत्री से सिर्फ इतना ही इसका ही जवाब चाहता हूँ। धन्यवाद अध्यक्ष। स्वास्थ्य मंत्री जी। नाटा तो ज़्यादा लंबा माननीय अध्यक्ष लेक्चर, बच्चा बोला पूरा बिना आपके रोक। माध्यम से इस विषय में बहुत ही रोचक तथ्य आपके सामने हम भी प्रस्तुत चल कर रहे रहा हैं। हूं। मैं अपने चल इस पर। 25 वक्ताओं की तरह ज्यादा फिल्मी अंदाज में उत्तर न देकर उनकी वास्तविकता का माध्यम से उत्तर प्रस्तुत करता हूँ। मैं अपना उत्तर 5 बिंदुओं के माध्यम से रखता हूँ। महोदय, पहला स्थिति, दूसरा संकल्प, तीसरा संसाधन, चौथा है समन्वय और 5वां है सहनशीलता। महोदय, हम आते हैं स्थिति पे। सन 2011 की जनगणना के अनुसार पूरे भारत में 27% जनसंख्या निरक्षर या
मानसिक रूप से साक्षर थे। और जहाँ तक हमारे देश में 2% जनसंख्या ग्रामीण थी और उन्हें इस रोग के बारे में ठीक से पता चला था। और जब इस रोग का विस्तार हुआ तब हमारे देश में कोरोना टेस्ट करने की केवल एक ही लैब उपस्थित थी। महोदय, हम आते हैं संकल्प पर। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री ने 15 मार्च को कर्फ्यू लगाने का संकल्प लिया, परंतु हमारे विपक्ष से बैठे नेता आज तक उस संकल्प को समझ नहीं सके। इसे मेरा कोई दोष नहीं है, क्योंकि शंख बजाना, घंटी बजाना, दिया जलाना, थाली बजाना जो कोई आम घटना नहीं थी। यह जनता का मनोबल, जनता की चेतना को बढ़ाने का प्रयास था। जिस प्रकार इनके नेताओं ने 1983 ईस्वी के मंत्री के समय भजन करने, कीर्तन करने को कहा था, उससे मंत्री कम नहीं हुई थी। अपूर्ति में जनता का मनोबल, जनता की चेतना को बढ़ा रहे थे। ठीक उसी प्रकार हमारी सरकार ने भी यही प्रयास किया। अब इनकी ये जो राजनीतिक चेतना और मानसिक चेतना जिस विपरीत दिशा में जा रही है, इसका ये जीता जागता प्रमाण पेश कर रहा है। महोदय, हम आते हैं संसाधन पे। तो हमारे देश में संसाधन था ही नहीं। हमें अहंकार नहीं, अपनी गर्व है कि हमने इस क्षेत्र में जी तोड़ मेहनत की और जनता ने भी हमारा खूब साथ दिया। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि हमारे देश में कोरोना टेस्ट करने की केवल एक ही लैब थी, लेकिन हमारे सरकार के अथक प्रयास और जनता के सहयोग से हमने देश के 7 बड़े शहरों में कोरोना टेस्ट करने की लैब स्थापित करवाई। पहले हमारे देश में पीपीई की बनाने के कारखाने केवल 2 थे, लेकिन अब जनता के सहयोग और हमारे प्रयास से 2000 से ऊपर है। महोदय, पहले हम विदेशों से सैनिटाइजर मंगवाते थे, लेकिन अब हम इतने बड़े सैनिटाइजर के मैन्युफैक्चरर बन गए हैं कि हम तो खुद इसका इस्तेमाल करते ही हैं, अब विदेशों में भी सप्लाई देते हैं। मतलब हमारे देश की सरकार के अथक प्रयासों और चिकित्सकों के सहयोग से जब देश में पहला कोरोना वैक्सीन बनाया गया, तो हमारी विपक्ष में बैठे नेता उसे सरकारी टीका का नाम देकर लेने से मना कर दिया। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से अपने विपक्ष के लिए कुछ चंद लाइनें प्रस्तुत करता हूँ। ऐ खुदा, हुआ इतनी करना, एक ऐसा आईना बना दे जिसमें दिखे इनके चेहरे के साथ इनका चरित्र। हमारे समन्वय पर, जैसा कि हमारे देश में प्रत्येक इलाके, प्रत्येक मोहल्ले में हमने मेडिकल स्टाफ, फ्रंट लाइन वर्करों को रखा ताकि जनता का निःशुल्क चिकित्सक हो सके। लेकिन हमारे कुछ पद प्रति जनता का आलम ये रहा, उनके से मारपीट की घटना सामने आई, जिससे हमें तुरंत कानून बनाने की आवश्यकता पड़ी। और जहाँ तक बात है लॉकडाउन लगाने की, हम तब तक देश में लॉकडाउन नहीं लगा सकते थे जब तक एम्स की रिपोर्ट आ जाती। महोदय, जैसे ही हमारे पास एम्स की रिपोर्ट आई, हमने मार्च के अंतिम चरणों में लॉकडाउन लगाने का प्रयास किया। महोदय, हम आते हैं संवेदनशीलता पे। संवेदनशीलता की एक बहुत बड़ी भूमिका होती है चेतना में। हम जहाँ पहले ही दिन से जनता को विभिन्न कार्यक्रमों द्वारा जागरूक कर रहे थे, मास्क, सैनिटाइजर के बल पे उपयोग के लिए बातें कर रहे थे और उन्हें घर में ही रहने की हिदायत दे रहे थे, वहाँ हमारे विपक्ष से बैठे नेता उस एक प्रदेश में 1 लाख से अधिक जनता इकट्ठा करके गैर कानूनी तरीके से मीटिंग कर रहे थे। क्या वो कोविड को मान्य का नया नुस्खा बता रहे थे आप? मैं इस सभा में चंद लाइनें प्रस्तुत करता हूँ। ये मानवता के दुश्मन सारी मानवता चढ़ जाएंगे और भारतीय के दामन को तार कर जाएंगे। आपस में नफरत फैलाना भी उनकी मजबूरी है। जाति पथ नहीं करेंगे तो भूखे ही मर जाएंगे। धन्यवाद। महासचिव जी, सारे दस्तावेजों को आग्रह की जाए।
all the minister and opposition. Now start calling attention motion. विपक्ष के नेता अपना प्रश्न रखें। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय का धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने मुझे एक सभा में 2 सप्ताह के अवसर दिया। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय जी के माध्यम से हमारे प्रधानमंत्री से कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ। हम हमारे प्रधानमंत्री के कथनी और करनी में काफी अंतर देखते हैं। इन्होंने कहा कि इन्होंने आलू बेचा, सब्जी बेचा और प्रधानमंत्री बना, और मैं कहा था कि इन्होंने आलू बेचते बेचते इन्होंने हमारा पूरा देश ही बेच दिया, किसी को खबर तक नहीं हुई। देखते देखते जीवन बीमा कंपनी का निजीकरण हुआ, टेलीकॉम संचार भी गायब हो गया, इन्होंने रेलवे को भी बेच दिया, और आज जनता महंगाई से परेशान है और कई सारी संस्थाओं का तो निजीकरण हो गया। महोदय, मैं 2 लाइनें इस सभा में कहना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री जी, आप अपने राजनीति में मशगूल है, गरीबों की मुद्दे आपके लिए फिजूल है, और आप अपनी कुर्सी बचाने के लिए आपको अपने देश का सौदा भी कबूल है। महोदय, इन्होंने कहा था कि हमारे देश के लिए अच्छे दिन आएंगे, और आज अच्छे दिन तो क्या हमारे देश के लिए बुरे दिन आ गए हैं। महोदय, वादों के बल पर बन गई सरकार। महोदय जी, वादों के बल पर बन गई सरकार। प्रधानमंत्री जी, अपने वादे भी पूरे होने चाहिए। महोदय, इनसे कोई भी प्रश्न पूछा जाता है तो ये बातों को गोल गोल घुमाकर टाल देते हैं, पर यह निजीकरण के नाम पर कुछ नहीं करते, एक शब्द तक नहीं करते, क्योंकि इससे इनके उद्योगपति साथियों का प्रभाव पड़ता है। महोदय, इन्होंने कहा था कि 2022 तक सभी गरीबों को पक्के मकान मिल जाएंगे, और आज तक सरकार ये पूरा नहीं कर पाया। इसके बाद ऐसी कौन सी ऐसी जादू की छड़ी है 3 महीने में सभी गरीबों को पक्के मकान दिलवा देंगे? ये जुल्मों की सरकार है। महोदय, 40 मिनट में खत्म इस पर इनको हमारे देश की जनता के सामने इस योजना, इस सच्चाई के बारे में अवगत कराना चाहिए। खड़े हो गए वादों के बाहर, अध्यक्ष महोदय, खड़े हो गए वादों के बाहर। बड़ी शायरी बोले जा रहे हैं, ये वादे भी पूरे होने चाहिए। बहुत शायरी बोल रहे हैं। इन्होंने कहा था कि हमारे देश के नौजवान 10 करोड़ नौजवानों को रोजगार मिल जाएगा, और आज तक ये 10 लाख नौजवानों को भी रोजगार नहीं मिल पाई है, और कई लोगों की तो नौकरियां समाप्त हो गई है। महोदय, आज वो खड़ी हो गई है बेरोजगारों की फौज, आज खड़ी हो गई है बेरोजगारों की फौज। प्रधानमंत्री जी, अब हर नौजवानों को रोजगार मिलना चाहिए, तभी देश का विकास होगा। अगर नहीं होगा तो जनता अगले चुनाव में इसका जवाब देंगे। धन्यवाद। एक ही आदमी इतना बड़ा लंबा स्पीच देना, इसलिए बोल रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, इसका मैंने फोन नेता अच्छा है, प्रतिपक्ष ने जो प्रश्न पूछा है फोन अच्छा वो बड़ा ही महत्वपूर्ण है, फोन और आज मैं उनके प्रत्येक प्रश्न का उचित उत्तर देना चाहता हूँ। 1+ है ना, इसलिए। आज मेरे नेता प्रतिपक्ष ने सरकार पर आक्षेप लगाते हुए कहा कि सरकार जन विरोधी है, सरकार झूठी है। अंततः इन्होंने ये भी कह दिया कि सरकार देश बेच रही है। परंतु अध्यक्ष महोदय, मैं आपके ध्यान को आकर्षित करते हुए कहना चाहता हूँ, हमारे नेता प्रतिपक्ष को तो इतना भी ज्ञान है कि निजीकरण और बेचने में फर्क होता है। अध्यक्ष महोदय, जीवन बीमा निगम और संचार टेलीकॉम को बेचा नहीं गया है, बल्कि उन्हें कुछ निजी कंपनियों के हाथ में कुछ निश्चित समय के लिए सौंप दिया गया है, ताकि उन क्षेत्रों का पूर्णतः विकास हो सके। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जैसे ही उन क्षेत्रों का विकास हो जाएगा, परिस्थितियाँ फिर से सामान्य हो जाएंगी। लेकिन हमारे नेता प्रतिपक्ष को तो केवल एक बहाना चाहिए कि किस प्रकार वो सरकार को जनता के नजरों में जन विरोधी और झूठी घोषित कर सके। जो भी हो अध्यक्ष महोदय, इनका प्रश्न तो बड़ा ही अच्छा है, परंतु मैं आज इस सभागार में उपस्थित प्रत्येक नेता के समक्ष एक बड़ा ही रोचक बात रखना चाहता हूँ कि यदि हमारे नेता प्रतिपक्ष के परिवारवाद पर प्रश्न उठाए जाए तो विपक्ष में बैठे सभी नेताओं के शरीर में मानो करंट दौड़ जाता है। और आज इन्होंने हमारी सरकार पर आक्षेप लगाने के उद्देश्य से निजीकरण की बात उठाई, परंतु इन्हें यह पता होना चाहिए कि आज हम 21वीं शताब्दी में रह रहे हैं
ऐसे समय में सभी तंत्रों को एक साथ सुगमतापूर्वक चलाने में तो कठिनाई आती ही है। इसीलिए महोदय, हमने कुछ क्षेत्रों को सीमाबद्ध रूप से अलग किया है और उन्हें निजी कंपनियों के हाथ में सौंप दिया है, ताकि उन क्षेत्रों में कार्य करने में सुगमता हो और उनका पूर्णतः विकास हो सके। परंतु अध्यक्ष महोदय, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे नेता प्रतिपक्ष को इससे कोई मतलब नहीं। इन्हें तो छुट्टियां और विदेशों की यात्रा करने से फुर्सत ही नहीं मिलती है कि किस प्रकार से सरकार को सहयोग करे और देश के विकास के क्षेत्र में अपना योगदान दे। अभी मेरे सहयोगी मंत्री कह रहे हैं कि हॉलीडे क्या होता है, जरा इनसे पूछिए, क्योंकि ये सब समय देश विदेश की यात्रा करते हैं और एक दिन इस सभागार में उपस्थित होते हैं और ऐसे बचकानी और बेबुनियादी प्रश्न पूछने लगते हैं। अभी मेरे एक विपक्षी नेता ने कहा, यह प्रश्न किया कि हमने देश के विकास के क्षेत्र में क्या किया, हमने देश में क्या क्या किया, जरा बताएं प्रधानमंत्री। तो मैं इनके प्रश्नों का उत्तर देना चाहता हूँ कि ना हमने केवल बुलेट ट्रेन के क्षेत्र में कार्य किए हैं, बल्कि हमने स्पेस के क्षेत्र में भी कार्य किए हैं। और जो मेरे विपक्षी नेता प्रश्न कर रहे थे कि प्रधानमंत्री जी 3 साल पहले जो आपने बुलेट ट्रेन का वादा किया था, तो आज बुलेट ट्रेन कहाँ है, तो मैं इन्हें बताना चाहता हूँ कि महोदय, बुलेट ट्रेन की चिंता आप मत करें, हमारे देश में बुलेट ट्रेन अवश्य चलेगी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम यूँ समझ सकते हैं कि बुलेट ट्रेन हमारे देश में आ चुकी है। हमने जापान के सहयोग से वहीं के टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के माध्यम से देश में विभिन्न स्थानों पर ट्रैक्स को बिछवाने का कार्य भी आरंभ करवा लिया है। रही बात स्पेस क्षेत्र की, तो स्पेस रिसर्च कमेटी को और सशक्त बनाने के उद्देश्य से हमने उसके बजट को भी दोगुना किया। इसके अलावा हमने शिक्षा के क्षेत्र में भी कार्य किए हैं। हमने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि देश भर में 16 मेडिकल कॉलेजों को खुलवाया। अब आप ही बताएं अध्यक्ष महोदय, हमारे नेता प्रतिपक्ष प्रश्न करते हैं कि प्रधानमंत्री जी, आपकी सरकार ने देश में क्या किया, जरा बताएं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने देश के विकास के क्षेत्र में जो भी किया है, वो आज जनता के समक्ष प्रस्तुत है। इसके लिए हमें आपको किसी प्रकार का आश्वासन देने की आवश्यकता नहीं है महोदय। रही बात इनके व्यवहार की, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ अध्यक्ष महोदय कि जिस प्रकार की असंसदीय भाषा का प्रयोग, अमर्यादित भाषा का प्रयोग ये प्रधानमंत्री जी के लिए करते हैं, हम भी तो विपक्ष में 20 वर्षों तक बैठे हैं, लेकिन कभी अपने प्रधानमंत्री के लिए ऐसी असंसदीय भाषा का प्रयोग नहीं किया है। हाँ, कहीं एक दो चुनाव जीत जाते थे तो हमें भी उल्लास हो जाता था, लेकिन ये एक दो राज्य में चुनाव जीतकर जिस प्रकार के भाषण, जिस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं, वो कतई शोभा नहीं देता हमारे। मैं नेता प्रतिपक्ष से अनुरोध करता हूँ, कृपया आप अपने पहले मुद्दे साफ कर लें, उसके बाद हमसे प्रश्न करें महोदय। जनाब, विपक्ष अपना मुद्दा साफ कर लेगी, आप उसकी चिंता ना करें। प्रधानमंत्री महोदय, आज जनता महंगाई से परेशान है, किसान आलू में लगी बीमारी से परेशान है और आपके कृषि मंत्री को इससे कोई मतलब ही नहीं है। हम आज इसका विरोध करते हैं। मैं एक किसान का बेटा हूँ और मैं आज इस सभा से किसानों को कहना चाहता हूँ, आज आप 1 इंच 2 इंच की आलू की उपज करते हैं, और हमारी सरकार होती तो आपको आर्थिक मदद होती, और आज आप 24 इंच की आलू की उपज कर सकते। ये सरकार किसान विरोधी है महोदय। धन्यवाद। हाँ, नेता प्रतिपक्ष, मुझे मालूम है कि आपके नेता तो आलू से सोना भी बना देते हैं और ये कहते हैं कि ये किसान के बेटे हैं। हम बड़े ही विनम्रता से आपके प्रश्न को सुन रहे थे महोदय, क्योंकि हम भी उसी क्षेत्र से आए हैं जिस क्षेत्र से आप आए हैं। अध्यक्ष महोदय, ये अपने आप को लोगों का हमदर्द बताते हैं, अपने आप को किसान का बेटा बताते हैं, और इस सभागार में उपस्थित होकर कहते हैं कि ये 10 इंच का नहीं, 12 इंच का नहीं, बल्कि 24 इंच का आलू उगाएंगे, अर्थात ये 2 फुट का आलू उगाएंगे महोदय। मैं अपने नेता प्रतिपक्ष को ये कहना चाहता हूँ कि आप भी किसान के बेटे हैं, हम भी किसान के बेटे हैं, लेकिन मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि महोदय पहले आप आलू और लौकी में जरा फर्क कर लें। अब इनसे क्या आशा की जाए अध्यक्ष महोदय।
ये आप अपने आप को जनता का हमदर्द बताते हैं और सभागार में उपस्थित होकर ऐसी बेबुनियादी बचकानी बातें करते हैं। ऐसे ही चलता रहा तो एक बात तो साफ है कि इनकी जो राजनीतिक पार्टी है वो देश में चंद दिनों की मेहमान है। मैं अपने वक्तव्य को समाप्त करने से पहले इस सभागार में चंद लाइनें प्रस्तुत करना चाहता हूँ अध्यक्ष महोदय कि बड़ी बड़ी ताकतें लगी हैं हमें हटाने के लिए। अध्यक्ष महोदय, बड़ी बड़ी ताकतें लगी हैं हमें हटाने के लिए, लेकिन हम लगे हैं इस देश को सजाने के लिए। विकास के पथ पर चाहे बोले जितने नफरत के बीच, विकास के पथ पर चाहे बोले जितने नफरत के बीच, लेकिन हम कृत संकल्प है इस देश को आगे बढ़ाने के लिए। धन्यवाद। Honorable Home Minister, introduce the new bill. माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मानवाधिकार संशोधन विधेयक सदन में प्रस्तुत करने का व्यक्ति जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश भारत गणराज्य का मुख्य न्यायाधीश रहा हो, केवल उन्हें ही आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया बिल वाला बात हो रहा है। बिल वाला बात इसके बाद है। मुद्दों की जानकारी होना आवश्यक होगा और जो व्यक्ति पूर्व में मानवाधिकार के क्षेत्र में कार्य कर चुके हैं वे ही सदस्य बनने के लिए योग्य होंगे। सदस्यों की संख्या 2 से बढ़ाकर 3 किया जाएगा। अध्यक्ष का कार्यकाल 3 साल ऊपर 70 वर्ष की आयु की जगह बढ़ाकर 5 साल ऊपर 70 वर्ष की आयु तक किया जाएगा। 2 सामान्य सदस्यों के अलावा राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष, राष्ट्रीय दिव्यांग आयोग के अध्यक्ष, उप अध्यक्ष पदों को पदेन्द्र सदस्य के रूप में मानवाधिकार आयोग में सम्मिलित किया। आयोग के पास है किसी भी मामले जिनकी जांच पूर्ण हो चुकी है, उसका समाधान तय की गई समय सीमा जो कि 3 माह की है उसके अंदर करना अनिवार्य होगा और इस संदर्भ में सरकार को विवरण देना अनिवार्य है। हाँ, मैं वो लोग का ले रहा मैं कुछ तुमसे प्राप्त कर सकता हूँ। आज गृह मंत्री द्वारा पेश किया गया बिल नहीं करेंगे। आज के परिस्थितियों के अनुरूप है, लेकिन इस बिल से साफ हो जाता है कि भारत की पिछड़े वर्ग की कोई चिंता नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से गृह मंत्री जी को एक सुझाव देना चाहूँगा। आज के युग में महिलाओं के ऊपर हो रहे अत्याचारों की संख्या काफी बढ़ रही है, अतः इस बिल में महिलाओं के विषय को उल्लेख होना आवश्यक है। ये जज इंटेलिजेंट लग रहा है, पढ़ा लिखा गृह मंत्री है। कौन से क्लास में? महोदय, स्पीकर की ओर से बहुत अच्छा सुझाव। हम इस पे विचार करेंगे और तथ्यों को के साथ सम्मिलित करेंगे। तुम लोग लाइन में हो तो Now the question is that leave to be granted. The new मानव कार्य संशोधन bill of वो 9 में है, तो हमको लगा कि those who are in the favor of the bill, please say aye. Those who are in the against of the bill, please say no. The majority of the members that ayes have it, ayes have it, ayes have it. The bill is leave it granted. महासचिव जी इस बिल को राज्यसभा में भेज दिया जाए। अध्यक्ष महोदय जी, इस बिल को राज्यसभा में भेज दिया जाएगा। 0 आवर स्टार्ट नाउ। सोनू यादव अपना प्रश्न रखिए। महोदय, आज यह प्रश्न करना बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है कि जिस प्रकार सरकार ने प्रत्येक विपक्षी को देश विरोधी घोषित करना शुरू कर दिया है, यह न्याय संगत है या नहीं? संविधान खतरे में है महोदय, क्योंकि सरकार विपक्ष का दमन कर रही है। जैसे कि हमारे साथी को जुड़े होने के आरोप में उन्हें जेल में डाला गया, क्या यह उचित है महोदय? महोदय, बड़ी विडंबना की बात है कि किसी के घर से पेट्रोल पंप, असला और गैर लाइसेंसी बंदूकों का जस्ता बना हुआ और सरकार इस पर कार्रवाई करे, उसे भी राजनीतिक मुद्दा बना के सदन में चर्चा की जाती है। महोदय, इससे खतरनाक बात और कुछ नहीं हो सकती। महोदय, सरकार के कुछ करीबी लोगों ने इस वित्तीय वर्ष में हमारी सरकारी बैंकों के साथ कुछ आर्थिक घोटाला किया है, जिसकी राशि बहुत बड़ी है। महोदय, सरकार ने उन लोगों के प्रति कार्रवाई तो की है, पर उन्हें पकड़ने में आज भी असक्षम है। क्या
देश का यही नियम है कि हमारे देश का इतना बड़ा धन लूटने वाले लोग आज भी विदेशों में मौज कर रहे हैं और सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है। इस पर हमारे प्रधानमंत्री जी को उत्तर देना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, ये मुझे पता है कि इस वित्तीय वर्ष में बहुत से सरकारी बैंकों में घोटाले के मामले सामने आए हैं, लेकिन इसको सीधे रूप से सरकार के साथ जोड़ देना ये विपक्ष को एक गैर जिम्मेदाराना मानसिकता है। यदि किसी की तस्वीर किसी के साथ हो तो उसका निजी संबंध मंत्रियों के साथ जोड़ देना तो ज्यादा अच्छा लगा। आर्थिक मुद्दों के लिए संविधान है, संविधान में नियम भी बने हुए हैं और ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी है। महोदय, हम इसके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं, आपको इसकी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लगता है कि हम लोग पढ़ते हैं। टिकट तो आ गया है और इसके ऊपर देश में स्वदेशी रूप से आरंभ कर दिया गया। स्वयं स्वास्थ्य मंत्री जी वहाँ गए थे और वहाँ फोटो खिंचाने के साथ साथ उन्होंने घोषणा भी की कि देश में जल्द ही टीकाकरण आरंभ किया जाएगा। परंतु और वहाँ उन्होंने इस टीकाकरण के व्यावसायिकरण का नुस्खा भी बताया था। परंतु मैं इनसे यह पूछना चाहता हूँ, प्रति व्यक्ति 2000 रुपये जो टीकाकरण में खर्च आएंगे वो सरकार कहाँ से लाएगी? स्वास्थ्य मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, जमीन हमारे बारे में सारी जानकारी है कि हम कहाँ फोटो खिंचवाने जाते हैं, कहाँ भाषण देते हैं। इन्हें यह भी पता होना चाहिए कि आज ही हमने हेल्थ मिनिस्ट्री की वेबसाइट पर यह घोषणा की है कि सरकार स्वयं टीका बनाने वाली कंपनी का टेंडर खरीदने का जारी कर चुकी है। अब आप बताइए, क्या मैं 12 करोड़ टीका खुद ही पी जाऊंगा या बांध कर अपने घर में जाऊंगा? आदरणीय अध्यक्ष महोदय, टीकाकरण की प्रक्रिया जो जटिल प्रक्रिया है वो चरणबद्ध तरीके से हो रही है और सबको न्याय संगत रूप से टीका रहेगा। धन्यवाद। महोदय, कल्पना करने में तो इन्होंने महारत हासिल की है। आज हमारे देश की जनसंख्या 135 करोड़ से भी अधिक है और ये हम पर हंसते हैं। हंसी है, लेकिन हमें मालूम है 12 करोड़ टीके किसे लगाए जाएंगे। आपने जनता के पैसों से ही टीका खरीद कर उसकी राजनीति करने की सख्त योजना बना दी। देश में ऐसा काम नहीं चलेगा। प्रधानमंत्री जी इसका उत्तर दे। सरकार थोड़ी आप लोगों से अनुरोध है कि आज की सभा स्थगित की जाती है। हाउस इज एडजॉर्न्ड फॉर टुडे। ताली भैया। हाँ तो डायरी दिया ही क्या था।